वेलकम टू एवरीवन। फिर से स्वागत है आज की नई क्लास में। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल। आज उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमें पढ़ना है रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है और ग्राफ पढ़ने हैं बहुत सारे। तो देखिए, कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। आइए शुरू करते हैं। तो शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण यानी कि रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले मैं एक काम करने जा रहे हैं कि माना एक अभिक्रिया यानी कि लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन इज ए है और ए से बन रहा है प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो हमने माना शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन ए ली गई है। जब हम टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे, यानी कि हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं कुछ करने को, तो बताओ क्या कुछ कर पाओगे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहां पर टाइम है नहीं, तो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन अगर नहीं होगी तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो मतलब क्या हो जाएगा? जीरो। अब जैसे जैसे लम्हे गुजरते गए, पल बीतते गए, समय गुजरता गया, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगी। और सपोज दैट यहां से एक्स मोल निकल गए, और तो वही एक्स मोल जाकर यहां पर बन जाएंगे। ये होगा आफ्टर टी सेकेंड बाद। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है dx dt, वो प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसके ए के कंसंट्रेशन के डिपेंड करेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्रिया का वेग होता है, वो अभिकारकों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि पावर में जीरो आता है। ये बात हमने बताई थी। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दीजिए, एक कांस्टेंट लगेगा k, और किसी की पावर जीरो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो k इंटू 1 हो जाएगा, काम खत्म उसको। तो यहां पर आ गया dx dt इज इक्वल टू k। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब इसको इधर ले जाओ, तो dx इज इक्वल टू हो गया k और dt। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यानी कि ऑन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। व्हाट? ऑन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है dx, और k तो कांस्टेंट है बेटा, तो इसको बाहर कर लीजिए, और यहाँ क्या हो गया? dt। अब देखो बेटा, मैथ्स वाले बच्चे जितने भी होंगे उनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, लेकिन बायो वाले बच्चों ने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है। तो अभी इंटीग्रेशन की एक क्लास ली जाएगी जिसमें से बेसिक चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो बायो वाले बच्चों को घबराना नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए खाली, ठीक है? तो आप थोड़ा बहुत लर्न कर लीजिए। अभी इंटीग्रेशन का मामला है, जैसे 1 है, अगर उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन किया जाए तो x होगा। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, और एक कांस्टेंट जोड़ते हैं अपनी तरफ से c। अगर यहाँ थीटा कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस सी। अगर यहाँ t कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस सी। यहाँ पर अगर कर दिया जाए y तो इंटीग्रेशन हो जाएगा y प्लस सी। यहाँ कद्दू कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कद्दू प्लस सी। समझे ना? अच्छा ठीक है। तो भैया जी जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 तो ही कंसीडर करेंगे, और 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू k, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। 1 का t के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? t, और प्लस का c। आप कंसीडर कर लीजिए कि ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब बात करते हैं प्रारंभ में जब समय बिल्कुल नहीं था, यानी कि टाइम आपका जीरो था, तो क्या x भी जीरो नहीं था? भाई t अगर स्टार्टिंग में जीरो था तो x भी तो जीरो था, तो यहाँ पर x भी जीरो है। अब इन दोनों वैल्यू को जरा यहाँ पर पुटअप करिए आप। देखिए पुटअप करने पर क्या मिलेगा बेटा, तो x की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो इज इक्वल टू आएगा k, और t की जगह जीरो और प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अब c की वैल्यू फर्स्ट में रखिए। c का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बेटा क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल टू के टी और c की जगह रख दिया 0, तो x इज इक्वल टू आ गया के टी या k इज इक्वल टू आ गया x अपॉन टी। ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण है। क्या बेटा यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण है। दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है, पता है बात समझने वाली क्या है, यहाँ पर जो रिलेशन तुमने डिराइव किया है ना रेट कांस्टेंट का, वो x के साथ है, और x क्या है, x प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। बात समझ रहे हो ना, x क्या है, x प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रेट इक्वेशन निकाली है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ नहीं निकाली है, वो जो आपने निकाली है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के साथ निकाली है। ध्यान रखना, तो k इज इक्वल टू x अपॉन टी। जरूरी नहीं कि आप दूसरी प्रूविंग समझे, आपके एग्जाम में आ जाए, आप डिफरेंशियल लिखिए, एग्जांपल लिखिए और ये पूछा जाए ये लिख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा डीपली नॉलेज के लिए आगे पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आगे वाला टॉपिक भी जानेंगे हम लोग। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको समझें, ठीक। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ और अगर आपको बनना है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरा पढ़िए, क्योंकि पूरा एग्जाम में आ सकता है भाई, कंपटीशन में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप पूरा अच्छे से पढ़िएगा। तो आप इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से बताने जा रहा हूं, जिसमें रिएक्टेंट आ जाए। अभी क्या आ रहा बेटा, x क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। चलिए बेटा देखते हैं, यहीं पर हमने किया, पूरा यही करना है। और अब हमने क्या किया, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, यहां पर हम लिख रहे हैं ए का रेट डी और डी टी। अब ये प्रोपोर्शनल होगी ए की कंसंट्रेशन के 0। अब 0 क्यों होगा बेटा, क्योंकि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और यहां पर निगेटिव लगाएंगे। अब दिमाग खराब हो गया, सर आपने पहले निगेटिव क्यों नहीं लगाया है, सर आपने पहले निगेटिव क्यों नहीं लगाया, अब निगेटिव क्यों लगा रहे हो। तो बेटा जी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो dx dt था, वो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो वहां पर हम बढ़ने की या घटने की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन ये जो रेट है वो रिएक्टेंट के लिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, होगी कि नहीं। और ये चीज पहले ही पढ़ा चुके हैं हम कि जो चीज घटती है उसके लिए नेगेटिव लगाएंगे और जो चीज बढ़ती है उसके लिए पॉजिटिव लगाएंगे। क्यों भाई, बताई थी ना मैंने, हाँ में बोलो जवाब, सुनाई दिया हमें, ठीक। तो बेटा एक कंसंट्रेशन घट रही है इसलिए नेगेटिव लगा दिए टाइम के साथ में। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दीजिए, तो d यहां पर a की कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट k लगाइए, और a की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, इसको उधर ले जाइए, d a की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dt। अब फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए, d a की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू k, कांस्टेंट है बाहर निकालिए, क्या हो जाएगा, बोलिए भाई 1 और dt। और यहां भी कुछ नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा 1। अब यहां x लिखा होता था तो x आता था, y लिखा होता था तो y आता था, थीटा लिखा होता था तो थीटा आता था, कद्दू लिखा होता था तो कद्दू आता था। तो यहां पर लिखा है एक्टिव मास ऑफ ए, तो यहां पर क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ ए। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता, और इज इक्वल टू के, और टी लिखा है तो यहाँ टी और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब फिर से बात करेंगे प्रारंभ में, क्या बेटा जी, प्रारंभ में। अब प्रारंभ में मान लिया जो टाइम था वो 0 है, और जो कंसंट्रेशन है वो A0 है। A0 का मतलब होता है 0 से शुरुआत करें, और तो हर चीज का प्रारंभ ही तो है, इनिशियल ही तो है। ये हो गया A0। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुटअप किया जाए भाई, चलिए देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा। तो माइनस ये हो गया A0 इज इक्वल टू, इसकी जगह रख दिया 0, 0 प्लस सी हो गया A इज इक्वल टू सी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए यहां पर रखिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का A इज इक्वल टू के टी,
और ये क्या हो जाएगा माइनस का एन, पक्का। अब इसको इधर ले जाओ तो के टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए नॉट माइनस का, या सॉरी अगर हम तुमसे कह दें कि ए की वैल्यू माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे में क्या कर दीजिए माइनस का मल्टीप्लाई, तो एक्टिव मास ऑफ ए की सांद्रता ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लो और माइनस का के टी। यानी कि अगर तुमसे कोई कहता है कि टी समय बाद कितनी कंसंट्रेशन रह जाएगी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में जो पहले थी उसमें आप केटी माइनस कर दो, और केटी माइनस कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका बचा हुआ कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब देखो ये जो कंसंट्रेशन आई है वो रिएक्टेंट की है, इसका मतलब ये जो रेट इक्वेशन है वो रिएक्टेंट के साथ है, और वाला किसके साथ था, प्रोडक्ट के साथ। मैं बार बार अपनी बात को फोकस कर रहा हूं मेरे बच्चों कि आप लोग को एग्जाम में दोनों नहीं लिखने हैं, समय बर्बाद नहीं करने। आप चाहे पहला वाला के बराबर एक्स अपॉन टी कर दीजिए, चाहे ये कर दीजिए, दोनों सही है, ठीक है। के बराबर एक्स अपॉन टी भी यहां से आ सकता है अगर आप देखना चाहें, ठीक है, तो वहां बस एक्स वगैरह मान लीजिए, हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आप दोनों में से एक करिएगा। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने क्या पढ़ा, रेट इक्वेशन पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। सॉरी, लक्षण से पहले एक चीज पढ़ते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में संबंध। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि के व अर्ध आयु काल में संबंध ये समझ जाइएगा संबंध। अब रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट मतलब के रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, क्या बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। शॉर्टकट में हमने लिख दिया रिएक्शन, समझ जाइएगा। तो बेटा पहले तो ये समझो कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, फिर हम रिलेशन की बात करेंगे। जैसे माना कि 50 एप्पल रखे थे, अब एक लड़का आया, उन 50 एप्पल में से 25 एप्पल को 1 घंटे में खा गया, तो इसका मतलब हो गया कि एप्पल खाने खत्म होने का जो रेट वो हाफ लाइफ पीरियड है वो 1 घंटे हो गया। जैसे मुझको जीना है मान लो 70 साल, तो 70 साल मुझको जीना है, तो मेरा जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 35 साल है। कितना है, 35 साल। नई बात समझे, एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें कोई भी चीज अपने इनिशियल अमाउंट यानी कि प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोला मैंने, एक ऐसा समय जिसमें कोई भी सब्सटेंस घटकर अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, हाफ हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ पीरियड यानी कि अर्धायुकाल। एनी प्रॉब्लम बेटा, पक्का। अच्छा, रिएक्शन फिर से लिख लीजिए कि ए थी और ए से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट। तो सपोज दैट ये ए था, 0 बना, और जैसे जैसे टाइम बीता x निकला, x बन गया, ये था 0 पर, ये था t सेकेंड पर। अब अर्ध आयुकाल पर, अर्ध आयुकाल पर यानी कि एट हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड पर जो t होगा वो हो जाएगा t हाफ। t कितना हो जाएगा बेटा जी, t हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो बचा हुआ अमाउंट है a माइनस एक्स, वो अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाएगा। तो बचा अमाउंट कितना है भाई, x निकालने के बाद बचेगा a माइनस एक्स, है बाबा की नहीं।
और इनिशियल अमाउंट कितना है ए, तो ए का आधा है रह जाएगा। ये तो हमने बताया था कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए, ऐसे टाइम को हम लोग बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। तो यहाँ पर ये इनिशियल अमाउंट है, प्रारंभिक मात्रा, ये बची हुई मात्रा है, तो a माइनस एक्स a/2 हो गया। चलिए x को उधर ले जाओ, तो a माइनस a/2 इज इक्वल टू एक्स हो गया, माइनस करो a/2 इज इक्वल टू एक्स। इतनी बात आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फार्मूला क्या था बताइए भाई, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, या सीधे लिख दो वेग समीकरण। शून्य कोट की अभिक्रिया तो ऊपर पड़ी ही है कि नहीं भाई, वेग समीकरण यानी कि रेट इक्वेशन क्या था बेटा, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। चलिए वैल्यू पुट अप करिए, तो k इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है a अपॉन 2 और t की जगह t, तो ये t की जगह t हाफ, t की जगह क्या रखेंगे बेटा, t हाफ। नहीं आया तो यहां से एक बात निकलकर ये भी आती है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए इंग्लिश में क्या लिखोगे, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सुनिएगा बेटा, टी हाफ को ऊपर लाए तो ये क्या हो जाएगा, के को नीचे ले जाओ, तो टी हाफ को जब ऊपर लाएंगे तो a अपॉन 2k आएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन 2k कांस्टेंट हो गया, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल हो गया a की पावर 1 के। बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, यहां से देखना आप कितने ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूपी बोर्ड में भी या और भी एग्जाम सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं काफी सारे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काफी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे शून्य है तो 1 हो गया, हाँ, तो यहाँ पर जो रिलेशन बनता है वो बनता है, बाद में अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस n। जब जीरो ऑर्डर होता है तो n की जगह 0 रखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में 1 रखते हैं, सेकंड ऑर्डर में 2 रखते हैं, थर्ड ऑर्डर में 3 रखते हैं। तो ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में आपको पढ़ा जाएगी, अभी यहाँ तक ही केवल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए रिलेशन आ गया, k इज इक्वल टू a अपॉन 2 टी हाफ। और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा निकल कर आया है कि जो टी हाफ है अर्धायु काल है, ठीक है, किसके लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे को, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाए। अच्छा अब है शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण। शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या क्या है सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट यही, तो सुनिएगा भैया, पहला पॉइंट क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया था टी हाफ डिपेंड करता है ए पर, बेटा वो टी हाफ है, अर्धायु काल है, हाफ लाइफ पीरियड है, रेट कांस्टेंट नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, अभिक्रिया का वेग नहीं है, बात समझ रहे हो ना। अर्ध आयु काल निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। फिर से मेरी बात को सुन लीजिएगा, हमने क्या बोला, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये हो गया पहला। दूसरा, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण होता है वो होता है k बराबर x अपॉन टी। शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण k बराबर x अपॉन टी होता है। फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन विल बी k इज इक्वल टू x अपॉन टी। आप चाहे तो दूसरा वाला भी लिख लीजिएगा, दूसरा जो हमने आपको डिराइव कराया है। तीसरा, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल और
वेग स्थिरांक में संबंध k बराबर 1/2t½ होता है। 1 क्या था भाई, बताइए भाई देख के। k बराबर क्या था, k बराबर x/t था, तो k = x की जगह a/2 रख दिया था हम लोगों ने, तो k बराबर a/2t था। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या बना बेटा बताइए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k और अर्धायुकाल में संबंध k बराबर a/2t½ होता है। फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड विल बी k = a/2t²। एनी प्रॉब्लम? अच्छा आगे चौथा पॉइंट सुनिएगा बेटा, आप जरा ध्यान दीजिए। हमने एक बात बताया था, यूनिट का फार्मूला बताया था रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए। तो क्या बताया था, मोल, इंग्लिश में लिख दें, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। अब जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है तो n की जगह क्या रख देंगे, जीरो। तो शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक n की जगह जीरो रखिए, क्या मिलेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एनी प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ग्राफ की बात कर ली, कुछ ग्राफ की बात कर ली। तो सबसे पहला ग्राफ, जैसे हम लोगों ने देखा था शून्य कोट की अभिक्रिया के ग्राफ, शून्य कोट अभिक्रिया के लिए ग्राफ, यानी कि ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लिख लीजिएगा इंग्लिश में, ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला था, आप लोगों ने पढ़ा था dx dt = k, ये आपका रेट है, रेट का मतलब वेग, और ये आपका रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेग स्थिरांक। मतलब ये हुआ कि यहां पर सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टाइम यानी कि समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही तो है। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि जैसे हमने ग्राफ बनाए, दो ग्राफ हमने बनाए, पहला यहां पर हमने लिखा रेट, रेट का मतलब वेग, और फिर लिखा हमने टाइम, फिर यहां पर हमने दूसरा ग्राफ बनाया रेट, और यहां पर बनाया कंसंट्रेशन। तो बेटा यहाँ टाइम और कंसंट्रेशन है ही नहीं, इसका मतलब ये होगा कि टाइम और कंसंट्रेशन का यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, यही तो है। जीरो ऑर्डर में हर जगह पड़ता है, ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, मतलब रेट आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कांस्टेंट, चेंज होगा ही नहीं। बताइए भाई, इतनी बात आप लोग को समझ में आई? आगे बढ़े। अच्छा ये पहला ग्राफ हो गया। अब दूसरे ग्राफ की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि हमने आपको बताया है। दूसरा ग्राफ है k = x/t। ठीक, अब सुनो बेटा, इसको ऐसे लिखो, x = kt। तो एक इक्वेशन पढ़ी थी y = mx, कहां से जाती है, मूल बिंदु, मतलब बेटा ऑरिजिन से जाती है। ये भाई आपकी छोटी क्लास में पढ़ा है भाई। देखो आपको ग्राफ समझने के लिए छोटी क्लासेस की थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, और मैं नहीं जानता, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि आपको पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप पढ़िए, फिर ग्राफ पढ़िए, बात समझ रहे हो, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। अब y = mx लाइन ऑरिजिन से होकर जाती है, मूल बिंदु से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए y की जगह क्या है, y की जगह x है, तो यहाँ पर x कर लो, और m की जगह k है और x की जगह t है, तो ये x वर्सेस t के बीच ग्राफ हो गया। x आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी और ये t आपका टाइम था, है कि नहीं भाई। अच्छा, तो y = mx लाइन ऐसे जाएगी, ये हो गया। और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप m यानी कि k। बेटा पता है कभी कभी क्या होता है कि
बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें थीटा दे रखा होता है, तुमसे कहता है के निकालो, तो बेटा आप बताइए स्लोप m होता है और m बराबर tan थीटा होता है, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू के नहीं हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू के इनवर्स हो जाए, यानी कि तुमको थीटा दे दे तब भी तुम के निकाल सकते हो और के दे दे तब भी तुम थीटा निकाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, अब हम लोगों ने कितने ग्राफ पढ़ लिए, 3 ग्राफ पढ़ लिए। अब चर्चा करते हैं हाफ लाइफ पीरियड वाला भाई, पहला दूसरा हो गया, तीसरा ग्राफ क्या था, के बराबर a अपॉन 2t हाफ। अब सुनिए भाई, इसको इधर ले आइए, तो 2k और t हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया, a, है ना। फिर इसको ऐसे ही मान लीजिए, ये हो गया y, ये हो गया सॉरी ये y हो गया और ये हो गया m और ये हो गया क्या x, तो y इज इक्वल टू mx, लाइन फिर से ये हो गई। अब इसको कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू क्या रखा जाए भाई, a का मतलब वही कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, जो शुरुआत में मानी थी, और x की जगह t हाफ और y इज इक्वल टू mx, लाइन फिर ऐसे ही बनेगी। लेकिन अब इसका स्लोप क्या होगा बेटा, अब इसका स्लोप होगा कितना, y इज इक्वल टू mx, लाइन बना रहे हैं, स्लोप इसका हो गया 2k। ध्यान रखना a वर्सेस t हाफ है, अगर t हाफ यहां रख दो और यहां रख दो तो उल्टा हो जाएगा, t हाफ यहां रख दो, है ना। ये a वर्सेस t हाफ ग्राफ है, अगर t हाफ बराबर निकाला जाए, ठीक, t हाफ बराबर निकाला जाए तो 1/2k a। वैसे आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं इसको दूसरी तरीके से कि t हाफ यहां कर दीजिए, a यहां कर दीजिए, स्लोप हो जाएगा 1/2k। आप ध्यान रखोगे कि नहीं भाई यार, अब कोई टीचर है तुम्हें पढ़ाने लगे यहाँ पर सर 1/2k होता है, तो पहले ये भी तो देखना कि यहाँ पर किसके किसके बीच रखा जा रहा है, कौन एक्स एक्सिस में है, कौन वाई एक्सिस में है, इस बात का भी ध्यान देना होगा, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद होगा एक इक्वेशन और हम लोगों ने पढ़ी थी, एक इक्वेशन हम लोगों ने यही पढ़ी थी, जो इक्वेशन थी, देखो इक्वेशन थी आपके सामने, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, ठीक है भाई। अच्छा अब सुनो, ये y, ये mx और ये c, समझे, ये y, ये mx और ये c। अब ग्राफ बनाओ भाई, y की जगह क्या है, ढूंढिए, y की जगह है a यानी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, और x की जगह क्या है t, अच्छा, और स्लोप c की जगह क्या है a नॉट, c ऐसे ही तो बनता है, और निगेटिव स्लोप है तो लाइन ऐसे ही जाएगी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये a नॉट होगा, बात समझे। और स्लोप है माइनस के, स्लोप क्या हो गया, माइनस का के, नहीं समझे, ये हमारे ग्राफ बन गया बेटा। अगर आप लोगों को ग्राफ समझ में ना आए हो तो आप फिर बताइएगा, दोबारा वीडियो बनाया जाएगा ग्राफ के लिए, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, ठीक। ग्राफ में खाली इतना समझना होता है कौन x है कौन y है, आप कंसीडर करिए y इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो भी लाइन बने, जरूरी नहीं कि आप किसी को y माने किसी को x माने, किसी को भी x और y कंसीडर कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मिलेंगे नई शुरुआत के साथ, थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आज की क्लास आपने बहुत एंजॉय की होगी, जय हिंद।